जाकिर नाइक, ये नाम सुनते ही जहन में आग लगाने वाले इस्लामिक सर्मन्स की तस्वीर उभरती है। लेकिन उनकी शुरुआत एक मेडिकल डॉक्टर के रूप में हुई थी। लेकिन उनकी असली बुलावा तो कहीं और थी, धर्म और प्रवचन की दुनिया में। 1995 में उन्होंने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। नाइक ने खुद को मशहूर इस्लामिक प्रीचर अहमद दीदात के जैसा बनाया। उन्होंने इस्लामी स्क्रिप्चर्स के अपने विशाल ज्ञान से ऑडियंसेस को प्रभावित किया। अंग्रेजी में दिए गए उनके लेक्चर्स युवा शिक्षित मुस्लिम आबादी के साथ रेजोनेट करते थे। IRF ने तेजी से विकास किया और नाइक के संदेश का प्रसारण किया। उनकी लोकप्रियता बढ़ी, जिससे उन्हें बड़े पैमाने पर फॉलोअर्स मिले। लेकिन नाइक का बढ़ता प्रभाव बिना विवादों के नहीं आया। इस्लाम की उनकी कठोर व्याख्या ने बहस छेड़ दी और आलोचना की। विवादों के बावजूद नाइक अपने विचारों का प्रचार करते रहे। जल्द ही जाकिर नाइक का प्रभाव भारत की सीमाओं को पार कर गया। उनके लेक्चर्स उनके द्वारा स्थापित सैटेलाइट टेलीविजन चैनल पीस टीवी पर प्रसारित होते थे। नाइक का संदेश मुसलमानों के साथ रेजोनेट करता था, जो धार्मिक मार्गदर्शन चाहते थे। जटिल इस्लामी कॉन्सेप्ट्स को सरल अंग्रेजी में स्पष्ट करने की उनकी क्षमता ने उन्हें सुलभ बना दिया। नाइक की लोकप्रियता का कारण उनका करिश्माई व्यक्तित्व और आत्मविश्वास से भरा स्टाइल था। वे अपने ज्ञान और वक्तृत्व से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उनके लेक्चर्स अक्सर सवाल जवाब के रूप में होते थे। हालांकि उनके आलोचकों ने इसे एक दिखावा समझा। उनका तर्क था कि इस्लाम की उनकी व्याख्याएं संदर्भ से बाहर की गई थीं। बढ़ती आलोचनाओं के बावजूद नाइक दुनिया के कई हिस्सों में लोकप्रिय बने रहे। जहां एक तरफ जाकिर नाइक को अपार लोकप्रियता हासिल थी, वहीं दूसरी तरफ उन पर शक की परछाई भी मंडराने लगी थी। अन्य धर्मों पर उनके विवादास्पद बयानों ने भारत और विदेशों में कई लोगों को नाराज कर दिया। आलोचकों ने उन पर नफरत और असहिष्णुता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, उनके भाषणों की ओर इशारा करते हुए जो अन्य धर्मों के खिलाफ हिंसा भड़काते हुए प्रतीत होते थे। भारत सरकार, जो पहले से ही नाइक के बढ़ते प्रभाव से सावधान थी, ने उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दी। 2011 में बांग्लादेश के ढाका में एक कैफे पर हुए एक भयानक आतंकवादी हमले के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई। जांच से पता चला कि हमलावरों में से एक नाइक के भाषणों से प्रेरित था। इस घटना ने भारत और बांग्लादेश में हलचल मचा दी, जिससे नाइक जांच के घेरे में आ गए। नाइक ने ढाका हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। दावा किया कि उनके शब्दों को उनके संदर्भ से अलग करके पेश किया जा रहा है। हालांकि नुकसान हो चुका था। उनकी छवि, जो कभी एक सम्मानित प्रचारक की थी, अब आतंकवाद से कथित संबंधों के दाग से दागदार हो गई थी। ढाका हमला जाकिर नाइक की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। भारत में जनता की राय, जो कभी उनके प्रति काफी हद तक बंटी हुई थी, बदलने लगी। जहां उनके समर्थक उनका बचाव करते रहे, वहीं कई अन्य लोगों ने उन्हें संदेह और अविश्वास की नजर से देखना शुरू कर दिया। सरकार ने कार्रवाई करने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करते हुए नाइक और उनके संगठन की बहुआयामी जांच शुरू की। भारत की प्रमुख आतंकवाद विरोधी एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत नाइक के खिलाफ मामला दर्ज किया। NIA ने उन पर विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, युवाओं को आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए उकसाने और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। नाइक स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए तब तक भारत छोड़ चुके थे। सरकार ने यह मानते हुए कि वह जांच से बच रहे हैं, उन्हें NIA और ED के सामने पेश होने के लिए कई समन जारी किए। भारत सरकार द्वारा शिकंजा कसने के साथ ही जाकिर नाइक ने मलेशिया में शरण ली। उन्हें वहां स्थायी परमानेंट रेजिडेंसी दे दी गई, जो भारतीय अधिकारियों के लिए निराशाजनक था। मलेशिया में अपनी शरण स्थली से मैं अपनी बेगुनाही बरकरार रखता हूं। मैं राजनैतिक द्वेष का शिकार हूं। उन्होंने ऑनलाइन प्रचार करना जारी रखा, सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट के माध्यम से अपने अनुयायियों तक पहुंचते रहे। मुझे चुप नहीं कराया जा सकता। मेरा संदेश उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो सच्चाई की तलाश में है। हालांकि भारत सरकार हार नहीं मान रही थी। उन्होंने मलेशिया से नाइक को मुकदमे का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया। इन अनुरोधों को मलेशियाई सरकार के विरोध का सामना करना पड़ा।
उनका तर्क था कि नाइक उनके देश में एक सम्मानित धार्मिक व्यक्ति थे और उन्होंने मलेशिया के किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया था। विवादों के बावजूद नाइक को मलेशिया में एक सुरक्षित पनाह मिल गई थी। वह लेक्चर्स देते रहे और धार्मिक बहसों में शामिल होते रहे, हालांकि पहले की तुलना में कम प्रोफाइल के साथ। भारत सरकार हालांकि जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण को सुरक्षित करने में असमर्थ रही, लेकिन भारत में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखी। NIA ने एक विशेष अदालत में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिसमें नफरत भड़काने और आतंकवाद को बढ़ावा देने में उनकी कथित संलिप्तता का विवरण दिया गया था। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। दूसरी ओर ED ने भारत में नाइक की संपत्तियों को कुर्क करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उनके और IRF से संबंधित संपत्तियों, बैंक खातों और अन्य संपत्तियों की पहचान की, यह आरोप लगाते हुए कि इन्हें अवैध तरीकों से हासिल किया गया था। ED ने इन परिसंपत्तियों को जब्त करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम या PMLA का आह्वान किया, जिससे नाइक और उनके संगठन को एक बड़ा वित्तीय झटका लगा। भारत में कानूनी प्रक्रियाएं हालांकि धीमी थीं, लेकिन जाकिर नाइक के चारों ओर जाल धीरे धीरे कस रही थीं। जाकिर नाइक की कहानी धार्मिक स्वतंत्रता और नफरत भड़काने के बीच की बारीक रेखा की एक सतर्क कहानी है। एक डॉक्टर से एक प्रसिद्ध प्रचारक और फिर आतंकवाद के आरोपी भगोड़े तक का उनका सफर जटिल और विवादास्पद रहा है। उनके समर्थक उन्हें इस्लामोफोबिया का शिकार मानते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे उनके धर्म के बारे में सच बोलने के लिए निशाना बनाया गया। हालांकि उनके आलोचक उन्हें एक खतरनाक नेता के रूप में देखते हैं, जो भेड़ के कपड़ों में एक भेड़िया है, जो नफरत और विभाजन फैलाने के लिए धर्म का उपयोग कर रहा है। उनके खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाइयों को हालांकि कई लोगों द्वारा उचित ठहराया गया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म पर अतिक्रमण के रूप में भी आलोचना की है। उनका तर्क है कि उनके संगठन पर प्रतिबंध लगाना और उनकी संपत्ति जब्त करना एक खतरनाक मिसाल कायम करता है, संभावित रूप से असंतोष और धार्मिक अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाता है। इसलिए जाकिर नाइक पर बहस उनके व्यक्तिगत मामले से आगे निकल जाती है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा, समाज में धर्म की भूमिका और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसे मूलभूत प्रश्नों को छूती है। चूंकि जाकिर नाइक निर्वासन में है, उनकी विरासत अधर में लटकी हुई है। उनके संगठन पर प्रतिबंध और भारतीय धरती से उनकी अनुपस्थिति के बावजूद जाकिर नाइक का प्रभाव समाज के कुछ वर्गों में गूंजता रहता है। उनके लेक्चर्स, जो आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध हैं, अभी भी उन लोगों के बीच दर्शक पाते हैं जो धार्मिक मार्गदर्शन चाहते हैं या इस्लाम के उनके विशेष ब्रांड की ओर आकर्षित होते हैं। उनका संदेश हालांकि आधिकारिक तौर पर भारत में चुप करा दिया गया है, लेकिन सीमाओं के पार अपना रास्ता खोज रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन चर्चाओं और बहसों को हवा दे रहा है। जाकिर नाइक जैसी हस्तियों की स्थायी अपील डिजिटल एज की जटिलताओं को उजागर करती है, जहां इंटरनेट ज्ञान के प्रसार और समझ को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, वहीं यह उग्रवाद और अभद्र भाषा के लिए एक प्रजनन स्थल भी हो सकता है। दुनिया भर में सरकारों और समाजों के लिए चुनौती अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने और हानिकारक सामग्री पर अंकुश लगाने के बीच सही संतुलन खोजने में निहित है, जो हिंसा और विभाजन को भड़का सकती है। जाकिर नाइक को लेकर चल रही बहस धर्म और समाज में उसकी भूमिका पर सूक्ष्म और जानकारीपूर्ण चर्चाओं की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। जाकिर नाइक की कहानी शब्दों की स्थायी शक्ति और 21वीं सदी में धार्मिक उग्रवाद द्वारा उत्पन्न जटिल चुनौतियों की एक कठोर याद दिलाती है। उनका मामला बहस और चर्चा का विषय बना हुआ है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के बारे में सवाल खड़े करता है। यह एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है, जो हमें सूचना अधिभार के युग में सतर्कता और आलोचनात्मक सोच की आवश्यकता की याद दिलाता है। उग्रवाद के मूल कारणों को संबोधित करना, अंतर्धार्मिक समझ को बढ़ावा देना और आलोचनात्मक सोच की संस्कृति को बढ़ावा देना नफरत और विभाजन के आख्यानों का मुकाबला करने के महत्वपूर्ण कदम हैं, जिनका प्रतिनिधित्व जाकिर नाइक जैसे व्यक्ति करते हैं। तभी हम सभी के लिए अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण की आशा कर सकते हैं।